तो चलिए, बहुत बढ़िया, क्या ज़बरदस्त सेशन रहा और हम लोगों ने कितना कुछ सीखा। मतलब इससे बढ़िया जानकारी हम लोगों को इस टॉपिक पे हमसे पहले कभी नहीं मिली थी। मेरे ख्याल से सभी लोग एग्री होंगे, जितने लोग कनेक्ट हैं, तो सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं डॉक्टर साहब के लिए। और ये क्या असामान्य हो जाता है? ये आपको जो दिख रहा है ये पॉलीसिस्टिक ओवरी। इसमें वो फॉलिकल रप्चर होने की बजाय, यानी उससे एग रिलीज होने की बजाय, एग बनता नहीं, फॉलिकल बनने लगता है, सिस्ट बनने लगता है। बहुत सारे सिस्ट हो गए, है ना? नंबर्स आप गिन सकते हैं, 3 3 6 3 9 3 12। अगर 8 9 से अधिक ये चीज हो गई तो पॉलीसिस्टिक हो गई। और इसमें कहीं एग रिलीज होता हुआ नहीं दिख रहा, जैसा कि इसमें आपने देखा ये एग रिलीज हो रहा था, इसमें एग रिलीज होता हुआ दिख नहीं रहा। एग रिलीज नहीं होता और ओवरी का साइज बढ़ जाता है। इसी को बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी। जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो फूली हुई ओवरीज दिखती हैं और इसी तरह के सिस्ट दिखते हैं। अब ये नॉर्मली होता रहता है, लेकिन फर्टिलिटी की एज में, फर्टिलिटी का मतलब होता है बच्चा जननी की एज में, जब किसी को बच्चा चाहिए होता है, तो जब नहीं होता तो लोग जांच कराते हैं, तब पता चलता है पॉलीसिस्टिक ओवरी है, तब उसका इलाज होता है। लेकिन इसके अलावा जब बच्चा नहीं भी चाहिए हो और उस अवस्था में है जिसमें हमारा पीरियड नॉर्मल आना चाहिए लेकिन नॉर्मल नहीं आ रहा है, तो क्या कारण होते हैं? ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज के क्या लक्षण होते हैं और क्या कारण होते हैं, उस पर बात करेंगे, समय लग सकता है। तो ये लक्षण आपको सब नहीं होंगे लेकिन अधिकांश लक्षण दिखेंगे। तो ज्यादातर लक्षण जो दिखते हैं, ज्यादातर फीमेल्स के ओवरवेट होने की संभावना होती है। दुनिया की आधी से अधिक जनसंख्या ओवरवेट हो चुकी है और फीमेल्स में और ज्यादा है। यूं समझ सकते हैं कि 2/3। तो बढ़ा हुआ जो वेट है, ओवरवेट एक कारण भी है पीसीओडी का और लक्षण भी है। यानी ओवरवेट होने से पीसीओडी होता है। अभी हम पीसीओडी और पीसीएस में एक सिंपल सा डिफरेंस समझ लें। जब जब ये कंडीशन सीवियर हो जाए तो उसको हम पीसीओएस बोलते हैं। जब वो कंडीशन शुरुआती दौर में है, अभी उतनी सीरियस नहीं, सीरियस का मतलब है एग रिलीज नहीं हो रहा है, एग रिलीज नहीं हो रहा है। पीसीओडी में ओवम या एग रिलीज होता है, तरह तरह की परेशानियां होती हैं, लेकिन एग रिलीज इन जनरल होता है। लेकिन पीसीओएस में कंडीशन और सीवियर हो जाती है, एस फार समझे सीवियर, तो एग रिलीज होना बंद हो जाता है और पीरियड भी नहीं आती। इतना समझना काफी है। तो आपके सामने जो इमेज है स्क्रीन पर, वो सब आप देख रहे हैं। वेट गेन हो जाता है, चेहरे पर अनवांटेड मूछ दाढ़ी रोए उगाते हैं कई कई जगहों पर, उसे बोलते हैं हिरसुटिज्म। इसके अलावा किसी किसी को जैसे मेल बाल्डनेस होती है महिलाओं में, पुरुषों जैसे बाल झड़ने लगते हैं, उदासी आ जाती है, पीरियड्स पेनफुल होते हैं और लोग पेन की दवा खा लेते हैं। कारण कुछ और होता है, पेन की दवा तो टेम्पोररी रिलीफ होती है, लेकिन लक्षण है, पीसीओडी का एक लक्षण है इरेगुलर पेनफुल पीरियड्स। अगेन अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पॉलिसिस्टिक ओवरीज दिखती हैं। मूड स्विंग होता है, गुस्सा आता है, उदासी आती है, समझ में नहीं आता कि क्या करें। पेट पर, चेहरे पर बाल आना, इसको हिरसुटिज्म बोलते हैं। अक्सर पीरियड के दौरान पेड़ों में, यानी पेट के निचले हिस्से में भयंकर दर्द बना रहता है। पीरियड की शुरुआत में तो और ज्यादा दर्द होता है, और जब बच्चा चाहते हैं तो बच्चा नहीं हो पाता, है ना, इसे इनफर्टिलिटी बोलते हैं। एक चीज, गर्दन पर, आर्मपिट पर और थाइस पर डार्क पैचेस हो जाते हैं, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ये लक्षण है आर्मपिट, कोई जरूरी नहीं सबके हों, लेकिन अगर किसी को है तो आप समझें कि समस्या का लक्षण है। यानी कांख पर, आर्मपिट पर, गर्दन के पिछले हिस्से पर, थाइस पर, इन जगहों पर स्किन ज्यादातर लोगों की डार्क हो जाती है। किसी किसी को ठीक से नींद नहीं आती, देर तक लोग मोबाइल उलटते पलटते रहते हैं, कंफ्यूजन सा रहता है।
स्किन टैग्स हो जाते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं वो क्या हो गए, मस्से हो गए, क्या हो गए, इस तरह के स्किन टैग्स बोलते हैं। तो ये लक्षण आपको ज्यादातर लोगों में दिखते हैं। अब अगली स्लाइड में हम समझेंगे कि ये लक्षण क्यों दिखते हैं, ये ही लक्षण क्यों दिखते हैं, वजन क्यों बढ़ जाता है, स्किन पर ये समस्याएं क्यों हो जाती है। तो एक जो सबसे बड़ा कारण है, जिसको हम लोग समझ अभी तक शायद आप लोग नहीं जानते रहे होंगे, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी पीसीओडी का कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका मतलब है, हम सभी जानते हैं कि हमारा पैंक्रियाज है, और पैंक्रियाज से रिलीज होते हैं बहुत सारे हार्मोन्स और एंजाइम्स। एंजाइम्स जो खाना डाइजेस्ट करने में छोटी आंत में काम आते हैं, हम लोग पिछले संडे को चर्चा कर चुके हैं, पिछले मंगलवार को। लेकिन आज दूसरा है, बीटा सेल से रिलीज होता है इंसुलिन, और अल्फा सेल से रिलीज होता है ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन का काम है हमारे ब्लड में बढ़े हुए ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाने में मदद करना, इंसुलिन का इतना काम। लेकिन इंसुलिन नॉर्मल होने के बावजूद भी अपना प्रभाव खो देता है। क्यों खो देता है? क्योंकि हमारी डाइट में, खासकर इंडियन डाइट में, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला इनटेक बढ़ गया है, श्वेत सार बढ़ गया है। चीनी वाली चीजें, चावल वाली चीजें, आलू वाली चीजें, मैदे वाली चीजें, ब्रेड वाली चीजें, बिस्किट वाली चीजें, मिठाई वाली चीजें हमारे डाइट में बढ़ गई है। तो कहते हैं ना कि अगर आप किसी भी काम को लंबे समय तक कर रहे हैं, तो कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति अगर किसी चमड़ा फैक्ट्री में काम करता है, तो पहले दिन तो उसे गंध आएगी, दूसरे दिन गंध आएगी, महीने 2 महीने बाद उसके चमड़े की गंध नहीं आएगी। ऐसे ही जब हमारा खाना इस तरह का होता है, तो हमारा इंसुलिन से हमारी सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, उसी को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो हमारा पैंक्रियास की बीटा सेल्स और ज्यादा इंसुलिन बनाती है, और जब और ज्यादा इंसुलिन बनाती हैं, तो इंसुलिन और बढ़े हुए ग्लूकोज को सेल में ढकेलने की कोशिश करता है। तो वही बढ़ा हुआ ग्लूकोज सेल में जाकर के फैट में बदल जाता है, और हमारा वजन बढ़ जाता है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जिसकी भी कमर, महिलाओं में समझिए 36 और पुरुषों में 40 से ज्यादा कमर है, तो समझिए आपका खाना में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, मतलब आपकी जरूरत से ज्यादा है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस मेन कारण है मोटापे का, और मोटापा मेन कारण है पीसीओडी का। दूसरा दूसरा मेन कारण, पीसीओडी का पहला कारण, मेन कारण मोटापा। मोटापे का मेन कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस। दूसरा, जिसको भी पीसीओडी की समस्या होती है, उनके शरीर में एंड्रोजेंस ज्यादा हो जाते हैं। अब एंड्रोजन क्या होता है? हमारे शरीर में, पुरुषों के शरीर में और महिलाओं के शरीर में, पुरुषों के शरीर में एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन ज्यादा होते हैं, और जो फीमेल हार्मोन है जैसे एस्ट्रोजन, ये कम होते हैं बैलेंस करने के लिए कम होते हैं। और फीमेल्स में इस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, एलएच, ये सब फीमेल हार्मोन्स हैं, ये ज्यादा होते हैं। लेकिन जो हमारा एनवायरमेंट है और बढ़ा हुआ इंसुलिन टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन को बढ़ा देता है। टेस्टोस्टेरोन की मात्रा फीमेल्स में बढ़ जाती है, बैलेंस बिगड़ जाता है। और बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन, एंड्रो मतलब होता है मेल, तो मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, इसमें फीमेल्स में। और उसी वजह से चेहरे पर, पेट में, यहाँ वहां जहां तहां जहां बाल नहीं होते फीमेल्स को, वहां भी बाल आ जाते हैं। जैसे पुरुषों में दाढ़ी मूछ होती है, तो वो बिकॉज ऑफ एंड्रोजेंस, मेल हार्मोन्स की वजह से। तो बढ़ा हुआ एक तो इंसुलिन कारण है। दूसरा, आजकल लगभग लगभग हमारे सभी घरों में एक पैटर्न है कि पूरे वर्ल्ड में है कि महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, तो महिलाओं पर स्ट्रेस ज्यादा है, खासकर
बच्चियों पर ज्यादा है, उनको लगता है कि हमें कुछ करना है, तो उनकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो गई है, रात में जग रहे हैं और स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं। तो, तो ऐसा देखा गया है कि जो महिलाएं स्पोर्ट्स में हैं या डिफेंस सर्विसेज में है, पैरामिलिट्री में है, जो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करती हैं, तो उनमें टेस्टोस्टेरॉन ज्यादा रिलीज होता है ऑटोमेटिक। टेस्टोस्टेरॉन बेसिकली क्या है? मसल स्ट्रांग, बोन स्ट्रांग, ताकि लड़ सकें, ताकि फाइट कर सकें, ताकि फेस कर सकें। अब चूंकि फीमेल्स भी वो उस तरह के माहौल में हैं, तो उनके अंदर भी टेस्टोस्टेरॉन बढ़ रहा है। तो टेस्टोस्टेरॉन जब बढ़ रहा है, तो टेस्टोस्टेरॉन बढ़ने की वजह से, एंड्रोजन बढ़ने की वजह से बैलेंस बिगड़ रहा है। और बढ़ा हुआ एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन भी एक कारण है पीसीओडी का। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओवरवेट, एंड्रोजन और यानी मेल हार्मोन की अधिकता। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि हम कुछ भी समय पर सो रहे हैं, सर्केडियन रिदम जो होता है नेचर के हिसाब से जो हमारा सोना जगना है, ये डिसबैलेंस हो गया है। तो जब भी कोई कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेगा, जब भी कोई देर तक जगेगा, तो उसके हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर उससे क्या होता है? पीसीओडी। और अगर समय रहते नहीं ध्यान दिया गया तो क्या हो जाएगा? पीसीओएस। पीसीओएस में क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन का लेवल और हाई होगा, और ओवुलेशन ओवरीज से नहीं होगा, यानी एग रिलीज भी नहीं होगा, मेंसेस नहीं आएंगे, और फिर उसके लिए फिर अगेन फीमेल हार्मोन लेना पड़ता है। डॉक्टर गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो फीमेल हार्मोन देते हैं, ताकि फीमेल हार्मोन की वजह से ही सब होता है, और फीमेल हार्मोन कम हो गया है और मेल हार्मोन बढ़ गया है। तो ये आपने शॉर्ट में जाना। पीसीओडी क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, यानी सभी लेडीज में 2 ओवरीज होती हैं, उन ओवरीज में नॉर्मली एग रिलीज होना चाहिए, वहीं पर एस्ट्रोजन बनता है, उसकी बजाय टेस्टोस्टेरॉन ज्यादा बन रहा है, और टेस्टोस्टेरॉन ज्यादा बनने की वजह से चेहरे पर बाल, बॉडी मेल टाइप और पीरियड्स एबनॉर्मल रुक भी जाते हैं, और जैसे मेल्स का बिहेवियर होता है उस तरह का बिहेवियर भी होने लगता है। और फिर जब फीमेल्स को अपना चेहरा मेल जैसा दिखता है तो बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है, उसकी वजह से उदासी, डिप्रेशन और तरह तरह के लक्षण प्रकट होते हैं, है ना? मेनी मेनी करोड्स में है इंडिया में और उसके बाहर भी। तो मेनी मेनी करोड्स में जब ये समस्या है, तो कुछ फेमस लोगों को मैं चाहूंगा आप देखो, कुछ लोगों को आप जानते हो, जान गया होंगे देख के। बीचों बीच में है, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, सारा अली खान। सारा अली खान का जो वेट था 96 केजी हो गया था। जाहिर सी बात है, सेलिब्रिटी हैं, जो मन में आया खाया, जैसे मन में आया रहे। लेकिन जब उनको करियर अपना फिल्मों में बनाना हुआ, तब उन्होंने ध्यान दिया, और जब ध्यान दिया तो आप रिजल्ट आपके सामने है। तो जिनको भी समस्या है, ध्यान देने पे समस्या से उबर भी सकते हैं। ये एग्जाम्पल देने के लिए सामने ये रखा। इसके अलावा यही समस्या सोनम कपूर जी को भी थी, और कमल हासन की बेटी श्रुति हासन को भी थी। इन्होंने स्वीकार किया कि इनको पीसीओडी की समस्या थी, और पीसीओडी में भी और भी कई तरह के प्रकार होते हैं, हमने बताया एंडोमेट्रियोसिस और पीसीओएस आपने जाना। तो ये समस्या बहुत कॉमन है, लेकिन लोग नहीं जानते, तो भटकते हैं। अब ये समस्या क्या है अभी तक हमने जाना, कितनी प्रिवेलेंट है, कितनी ज्यादा है ये जाना, क्या वजह है जिसकी वजह से होती। मैं थोड़ा सा इसको फिर से रिवाइज कर दूं। इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, और चाहे जिस वजह से मोटापा है तो वो भी एक कारण है, मेल हार्मोन बढ़ गए हैं वो भी एक कारण है। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत वजहों से है जो भी हमारे आसपास है। जैसे अभी लखनऊ में कोई है और अमीनाबाद हजरतगंज में है, तो इधर से भी गाड़ी, इधर से भी हॉर्न, तो स्ट्रेस ऑटोमेटिक होगा। कल एग्जाम, परसों एग्जाम, आगे वाले एग्जाम, ये वाइवा, इससे वजह से होगा। तो सभी पुरुषों का उतना फ्लक्चुएशन नहीं होता,
पुरुषों में स्ट्रेस है तो उतना फ्लक्चुएशन नहीं होता। लेडीज में हार्मोनल फ्लक्चुएशन बाय डिफॉल्ट होता है। उनको पीरियड्स के दौरान, फिर ओवुलेशन के दौरान, मीनार्क होगा तो, मीनोपेज होगा तो, ये सब हार्मोनल डिसबैलेंस, अप डाउन सर्ज, ये ऑलरेडी होता है। लेकिन सिचुएशंस और उन्होंने परिस्थितियां जो भी हैं तो और उन्होंने चैलेंजिंग हो गई हैं। इस वजह से इन्फ्लेमेशन बॉडी में पैदा होता है, और वो इन्फ्लेमेशन से, इन्फ्लेमेशन के जो बायोमार्कर हैं, जैसे अभी आप लोगों ने जब कोरोना फैला था तो सीआरपी की जांच करा रहे थे। सीआरपी की जांच क्यों करा रहे थे? एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कंडीशंस में ऑटोमेटिक इन्फ्लेमेशन होता है, और उसकी वजह से भी सारे हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं और फिर पीसीओडी प्रकट हो जाता है। इसके अलावा गट फ्लोरा भी डिस्टर्ब हो गया है। गट फ्लोरा मतलब हमारी आंत में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं, जर्म्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उनकी संख्या डिसबैलेंस हो गई। नॉर्मली हमारी बॉडी की सेल से उनका 10 गुना ज्यादा नंबर है, लेकिन ड्यू टू यूज ऑफ एक्सेस एंटीबायोटिक्स और ऐसा खाना जिसमें उनकी संख्या नगण्य है, जैसे हम सभी जब खाना हमेशा उबाल के खाते हैं तो उबलने में सब बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो वो जब उबलने में सब बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो गए, जैसे हमारे लिए जो गुड सोर्स या डोमिनेंट सोर्स था, नेचुरल ढंग से हमारे पहले के संयुक्त परिवारों में घर में अचार बनता था, सिरका बनता था, तो उसमें नेचुरल बैक्टीरिया होते थे, नेचुरल फायदे के बैक्टीरिया होते थे। उस अचार सिरके के जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाते थे वो तरह तरह के फायदे पहुंचाते थे। लेकिन अब वो बैलेंस हो गया। हम क्या खाते हैं, क्या आता है, चिली सॉस, वो इतना प्रिजर्वेटिव उसमें मिला होता है कि उसमें तो कोई बैक्टीरिया पनप ही नहीं सकता। तो अब हमारा जो गट माइक्रोबायोम है, वो आंतों में पाए जाने वाले दोस्त बैक्टीरिया हैं, वो भी डिसबैलेंस हो गए। तो उस वजह, वो भी एक वजह है पीसीओडी का। तो अब ये तो हो गया प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का कारण, प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है, और हम नहीं कहना चाहते, लेकिन अगर इसको हम ध्यान नहीं देते हैं तो एक बड़ी समस्या आ जाती है। बड़ी समस्याओं में कुछ जानने की, एक तो इनफर्टिलिटी की समस्या है, बच्चे नहीं होंगे। दूसरी समस्या है मूड सही नहीं रहेगा, लोग सुसाइड करेंगे। तीसरी समस्या है कैंसर तक हो जाता है, हार्ट डिसीजेज हो जाती है। तो ये और भी कई सारे कॉम्प्लिकेशन को ये बीमारी जन्म देती है। तो हम अगली स्लाइड में देखेंगे, हमारी टीम अगर तैयार है तो, या मैं ही शेयर करूं। हम्म, हम्म। तो हमें लगता है कि टाइम, क्या हमें करना चाहिए जिससे हम इस तकलीफ से बचे रहे, तकलीफ हो ही ना। पहली चीज है जो इसमें बहुत ही कारगर है, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी। ये देखा गया है कि जिनको भी पीसीओएस या पीसीओडी है, एक्सरसाइज से बहुत इंप्रूवमेंट होता है या ठीक हो जाते हैं। एक्सरसाइज अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, किनके लिए? पीसीओडी के लोगों के लिए। तो क्या होता है, औसत हफ्ते में 30 मिनट की एक्सरसाइज, वो कुछ भी हो सकता है, योग, प्राणायाम, वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा करते हैं तो इससे वेट लॉस भी होता है, मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी होती है, यानी मेंसेस में जो इरेगुलरिटी है, पीरियड्स महीने में जो भी इरेगुलर हो गया है वो रेगुलर हो जाता है। ओवुलेशन नॉर्मल हो जाता है। ओवुलेशन का मतलब एग रिलीज होना, वो नॉर्मल हो जाता है। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी होने की संभावना बढ़ जाती है। और जिनको भी पीसीओडी या पीसीओएस होता है, उनके शरीर में जो लिपिड प्रोफाइल होता है वो डिसबैलेंस होता है इन जनरल, तो उनका लिपिड प्रोफाइल भी बैलेंस होने लगता है। तो ये है एक्सरसाइज का फायदा, यानी फिजिकल एक्टिविटी का फायदा।
तो और ये फ्री है। खड़े-खड़े भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, किचन में भी कर सकते हैं, बाथरूम में भी कर सकते हैं, कुछ कभी भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जिम ही जाएँ। जिस भी चीज़ से आपके हृदय की रफ्तार 150 से ऊपर हो जाती है, कूदने-फादने, सीढ़ी चढ़ने-उतरने, वो सब एक्सरसाइज़ में काउंट होता है। नेक्स्ट चीज़ आती है अपने आप को इससे बचाने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए है स्लीप। अच्छी नींद, अच्छी नींद फ़ायदा करती है। गहरी अच्छी नींद कैसे? इन्फ्लेमेशन कम करती है नींद, हीलिंग हार्मोन बनते हैं, जो इर्रेगुलरिटी है वो सही होती है, सेल फंक्शन नॉर्मल होता है, मतलब बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो साउंड स्लीप और सबसे ज़्यादा साउंड स्लीप चाहे हम दोपहर में 12 बजे तक सोएँ, अगर हम 3 बजे तक जग गए हैं, तो दोपहर 12 बजे तक सोने पर भी नींद पूरी नहीं। नेचर के हिसाब से अपनी नींद पूरी करना। साउंड स्लीप इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। तो स्लीप इज़ गॉड, गो वर्शिप किसी बहुत बड़े स्लीप विशेषज्ञ ने कहा है। अब आता है डाइट। पीसीओडी जिनको है या जो चाहते हैं कि ना हो, ये देखा गया है कि उनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है जिन पदार्थ से ग्लूकोज़ बनता है तेज़ी से, जैसे चीनी, चावल, आलू, मैदा, मिठाई जैसी चीज़ें। इनसे ये कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है और फास्ट फूड सभी, जंक फास्ट, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, पता नहीं क्या-क्या। तो इसको खाने में कोई महानता नहीं है। कोल्ड ड्रिंक तरह-तरह का आजकल है ना, डर के आगे जीत है, ड्यू और कोका कोला इनमें से नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पीसीओडी पक्का पैदा कर देंगे अगर कोई रेगुलर ले रहा है तो। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको नुकसान करने वाली चीज़ें हैं और प्रचार जो लोग करते हैं, वो खुद नहीं पीते। तो इनको अवॉइड करना है। इनकी बजाय पानी पीना है। जो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो देखा गया है पानी कम पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक बहुत नुकसान करता है, महिलाओं को स्पेशली। तो पीसीओडी उनको होना है। यस। तो अब आप शायद पहचाने जो लोग ग्लूकोज़ वाली चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक टाइप की चीज़ें, फास्ट फूड ले रहे हैं, ज़्यादा चाय पी रहे हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। ट्रांस फैट को अवॉइड करना है। सभी बिस्किट, सभी जो मीठा प्रिज़र्व किया हुआ चीज़ है, उसमें ट्रांस फैट होता है। ट्रांस फैट बोलें तो ऐसा फैट जो जल्दी खराब नहीं होता है, शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। वो हाइड्रोजिनेटेड होता है, मतलब उसको सैचुरेट कर दिया जाता है, तो वो जल्दी खराब नहीं होता। उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। तो जितने भी ब्रेड, बिस्किट, नमकीन हैं, वो ट्रांस फैट या सैचुरेटेड फैट से बनाए जाते हैं। वनस्पति घी, जो वनस्पति घी है, वो सैचुरेटेड फैट है। उसको अगर हम खाते हैं, तो उस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो पीसीओडी होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये हो गया क्या चीज़ें अवॉइड करना है और क्या चीज़ें, अब बात है लेना है। तो क्या चीज़ें लेना है? मौसम की पत्तेदार सब्जियाँ। अभी जैसे गोभी है, सस्ती है, जो सब्ज़ी सस्ती है और हर जगह दिख रही है, वही खाने योग्य है। किनके लिए? जो पीसीओडी जिनको हो गया है और जो चाहते हैं कि ना हो और अच्छा नहीं लगता। अभी जैसे टमाटर जो है ₹20 किलो बिक रहा है, तो वो ही फ़ायदेमंद है। बथुआ, पालक, सरसों सस्ता है, तो वो फ़ायदेमंद है। अगर कोई सब्ज़ी महँगी है, तो इसका मतलब वो खाने योग्य नहीं है। कहीं और पैदा हुई है, मौसम के हिसाब से नहीं है, तो वो खाने योग्य नहीं है। ये क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये थोड़ा हमने बात किया। तो लाइफ़स्टाइल सही किया, सोना सही किया, डाइट सही किया। अब आता है, क्या सप्लीमेंटेशन भी कुछ करता है? हाँ, सप्लीमेंटेशन बहुत कुछ करता है। कैसे करता है, इस पर हम बात करेंगे। ये देखा गया है कि जिनको पीसीओडी की समस्या होती है, वो उनके अंदर विटामिन डी की भयंकर कमी। विटामिन डी की कमी से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो आपने जाना क्या-क्या होता है। इसके अलावा ऐसे लोगों में जिंक की भी कमी होती है। जिंक की कमी होती है तो हेयर लॉस भी होता है, घाव भी जल्दी नहीं भरते और हिर्सुटिज़्म मतलब चेहरे पर और अनवांटेड जगहों पर रोएँ और बाल बढ़ जाते हैं।
ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम की भी कमी होती है। जब विटामिन डी की कमी है तो मैग्नीशियम और कैल्शियम की भी कमी होती है। ऐसे लोगों के अंदर सेलेनियम की भी कमी होती है। तो अब इनकी कमी होती है तो इनकी भरपाई करना चाहिए। कैसे कैसे हम भरपाई कर सकते हैं, हम अगली स्लाइड से जानेंगे। तो जो चीज कम है उसकी भरपाई कैसे कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। बहुत रिसर्च के बाद हमारे संस्थान को पता है किस चीज की कमी हो रही है दुनिया में। तो हमने बताया विटामिन डी की कमी से इम्यूनिटी भी कम होती है, और विटामिन डी की कमी से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है, और इन टर्न पीसीओडी पीसीओएस भी होता है। तो ये है विटामिन डी। एक सामान्य व्यक्ति को एक टैबलेट मतलब 2000 यूनिट चाहिए होता है पर डे हमें। तो हम और भी चीजों से मान लेते हैं हमें मिलता है, तो इसमें लगभग इतना ही, लगभग इतना ही 1800 के आसपास हमें मिल जाता है। तो ये जो भी पीसीओडी से ग्रसित हैं उनको लेना चाहिए, और उनको भी लेना चाहिए जो ग्रसित नहीं होना चाहते, और उनको भी लेना चाहिए जो अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखना चाहते हैं, और उनको भी लेना चाहिए जो अपनी हड्डियों को मजबूत रखना चाहते हैं। और अगली चीज जो इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वंडर चीज। अभी हमने बात की कि जिनको भी पीसीओडी होता है उनको टेस्टोस्टेरोन तो बढ़ जाता है, लेकिन जो फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन, ये कम हो जाता है। तो जो ये सोया प्रोटीन होता है इसमें आइसोफ्लेवोन्स होते हैं। ये आइसोफ्लेवोन्स बेसिकली प्लांट एस्ट्रोजन माने जाते हैं, यानी जो फीमेल हार्मोन होता है उसी की तरह से ये प्लांट्स में होते हैं और उसी तरह का फंक्शन करते हैं। तो जिनको पीसीओडी है उनको थोड़ा ज्यादा मात्रा में सोया प्रोटीन चाहिए। मिनिमम 50 ग्राम्स डिवाइडेड डोजेस में पर डे लेना चाहिए, 50 ग्राम से ऊपर। जब भी क्रेविंग हो शुगर की, प्रोटीन घोल के पी लीजिए। दिन भर में 5-6 स्कूप जब भी क्रेविंग हो। क्रेविंग का मतलब ऐसे लोगों में हमने बताया कि पोषक तत्वों की कमी होती है। जब पोषक तत्वों की कमी होगी तो पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए बॉडी डिमांड करता है, और हम मीठा खाते हैं, खाने के बाद मिठाई खाते हैं, खाने के बाद स्वीट डिश लेते हैं, और अपनी स्थिति को खराब करते हैं। हमें क्या लेना चाहिए? प्रोटीन लेना चाहिए। तो हमारा हार्मोन बैलेंस, फीमेल्स में हार्मोन बैलेंस होने लगेगा, वजन भी नहीं बढ़ेगा। वजन बढ़ाने का काम अभी क्या कौन करता है? ग्लूकोज रिच डाइट। उसकी बजाय हमें लेना है सोया प्रोटीन रिच डाइट। तो ये आपके सामने है। जिसको भी ये समस्या है आप उनको बताइए डोज बढ़ाना पड़ेगा 50 ग्राम से एबव। एक बार में नहीं, 5-6 बार में लेना फायदा करेगा। अगला क्या फायदा करेगा? हमने विटामिन डी जाना, हमने एस्ट्रोजन लेवल को आइसोफ्लेविन के जरिए बैलेंस करने के लिए जाना आल प्लांट प्रोटीन। और जो चीज फायदा करता है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। मिल्क थिसिल, डैंडिलियन, टर्मेरिक, और विटामिन B1 B2 B3, ये सब हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करते हैं, इंटर्न मोटापे को कम करने में मदद करते हैं, और हमारी मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा डायबिटीज अगर हो गया है तो उसको भी बैलेंस करने में मदद मिलेगी, और अगर नहीं हुआ है तो बचा के रखेगा। क्या है? मिल्क थिसिल पीसीओडी के लोगों को कम से कम एक गोली 3 बार लेना फायदा करता है। नेक्स्ट स्लाइड से हम जानेंगे।
इसको हम बोलते हैं मधुनासिनी। अगेन हमने बात की कि जो पीसीओडी है बेसिकली ये मेटाबॉलिक समस्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस को दूर करने में सबसे पावरफुल जो आपके पास उपाय है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, वो है मधुनासिनी, शुंठी और त्वक। जिसको समस्या ज्यादा है, पीरियड आते ही नहीं, ओवुलेशन होता ही नहीं, तो 2 गोली सुबह शाम लें, और जिसको अभी बीच की है 1 गोली सुबह शाम लें। शुगर लेवल कुछ भी हो, को भी कम करता है, और इन्फ्लेमेशन के साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे ही कम हुआ, वेट कम होने लगता है और पीसीओडी में मदद मिलती है। तो जिन चीजों में म्यूफा होता है, जैसे सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, कनोला ऑयल, आलमंड ऑयल, अपना सरसों का ऑयल, है ना, इन सब में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की क्षमता होती है, तो ये हमको लेना चाहिए। प्यूफा जो फायदे वाली चीज है, वॉलनट, फ्लैक्सीड, ओमेगा की हमने बात कर ली, ये सब हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंटर वेट बैलेंस करने में और इंटर पीसीओडी और पीसीओएस में हमें मदद मिलती है। अब बात होती है कि मेडिसिन क्या यूज कर सकते हैं, तो मेडिसिन के लिए आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, लेकिन अगर इतना करते हैं तो आप इंप्रूव हो जाएंगे। कोई ऐसा श्योर शॉट मेडिसिन नहीं है कि ये दिया और ठीक। लोग सालों साल परेशान रहते हैं। अगर अपने डाइट को, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करते हैं तो ये बीमारी, ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं, और अगर हो ही गई है और इम्प्रूव करते हैं तो उबर जाएंगे। शॉर्ट में हमने बात किया, अब आपकी बारी है, ओवर टू यू। कुछ और अगर आपका जानने का मन है तो मेरी जो जानकारी है उसको मैं शेयर कर सकता हूँ। ओवर टू यू सर। वाह, क्या जबरदस्त सेशन था। एक बार हम लोग जोरदार तालियां बजा सकते हैं। जैसा मैंने कहा था कि ये जानकारी अगर आप बाहर ऐसे किसी डॉक्टर से लेने जाएंगे तो पहली बात तो किसी डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपको इतनी डिटेल में बताएं, और अगर चाहेंगे भी तो आपके बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। तो बहुत बढ़िया सेशन रहा, हम लोग को बहुत सारी जानकारी हम लोग को भी मिली। आप में से कोई अगर कुछ पूछना चाह रहा है तो आप अपना हैंड, डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं, और मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, फिर आप पूछ सकते हैं। तो ये पूनम सरोज जी, 1 मिनट। हाँ, आप अनम्यूट कर सकती हैं। जी नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर, मेरे जानकारी में एक लोग हैं जिनकी एज अभी 22 से 25 के बीच में है, और उनको पीरियड्स अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। वजन हमको लगता है 50 से 55 के बीच में है, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले उनको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। जी। अगर बिल्कुल भी पीरियड नहीं शुरू हुए हैं तो और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे यूटेराइन एप्लेजिया हो सकता है, मतलब यूटेरस बना ही ना हो। तो अल्ट्रासाउंड होने से एक तो यूटेरस की स्थिति पता चलती है, दूसरा ओवरीज की स्थिति पता चलती है। उसके बाद फिर हमें सप्लीमेंट तो कभी भी ले सकते हैं, लेकिन उनका जो पर्पज हल होने वाली बात है, तो ये क्लियर हो जाए कि है स्थिति क्या है। अगर 22, 24, 25 साल तक एक बार भी पीरियड नहीं आया तो प्राइमरी एमेनोरिया का कारण क्या है ये जानना जरूरी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। है। अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। नेक्स्ट योगेंद्र, देन रोजी जी ने हैंड रेज किया है। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते। एक चीज मुझे जो इसमें समझ में आया कि मेन जो है मेल हार्मोन बढ़ जाता है तो ये वाली प्रॉब्लम होती है, वेट बढ़ता है तो प्रॉब्लम होती है। जो एक मेरी एक जानने वाले हैं उनके साथ में उस पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो मुझे जो ये समझ में आया इसका मतलब है कि उनको मेल हार्मोन शायद ज्यादा है बॉडी में, इस वजह से उनका एग रिलीज नहीं हो रहा है और पीरियड जो है उनका इरेगुलर है। शादी के बाद उन्होंने मतलब जो भी मेडिसिन के बाद उनके बच्चे हुए, लेकिन अभी भी ये वाली प्रॉब्लम बनी हुई है। तो क्या सप्लीमेंट से मतलब मेल हार्मोन को कंट्रोल करके अपना फीमेल हार्मोन को इंक्रीज किया जा सकता है क्या?
और कौन से सप्लीमेंट का यूज करने से ये वाली हार्मोन वाली प्रॉब्लम ठीक हो गई? पहली चीज तो ये कि ये सब चीजें करें, तो जो बातें हमने की, अपनी लाइफस्टाइल सही करें, जो चीजें नहीं खानी चाहिए उससे बचें, और जो चीज खानी चाहिए, भोजन तो असली न्यूट्रिशन तो हमारा जो भोजन है, जो हमें खाना चाहिए वो खाएं, और फिर न्यूट्रिशन लें, तो डेफिनेटली फायदा होगा। अब जैसे सब कुछ कोई कर रहा है, लेकिन सोच विचार उसकी लड़ने भिड़ने वाली है। कोई लेडी है और वो तैयारी कर रही है मतलब रेसलिंग की, यकीन मानिए उसके अंदर रेसलिंग, अगर रेसलिंग में वो है तो उसके अंदर मेल हार्मोन ऑटोमेटिक ज्यादा हो। तो कहने का मतलब जो एनवायरनमेंट है वो भी रेसलिंग की वजह म्यूजिक का हो सकता है, अगर सही करना है। अगर कोई मेल है और वो डांसिंग 2-4 घंटे प्रैक्टिस करता है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज फीमेल जैसी हो जाएगी। क्यों? डांसिंग की वजह से उसके अंदर फीमेल हार्मोन बढ़ जाएंगे। तो केवल डाइट ही नहीं, इन्वायरमेंट भी हमारे हार्मोन को रेगुलेट करता है। तो सब चीजें करेंगे तो सही हो जाएगा। और इन्होंने पूछा था सप्लीमेंट में क्या दे सकते हैं? सप्लीमेंट में जैसा हमने बताया कि प्रोटीन पाउडर में आइसोफ्लेवोन्स होते हैं। आइसोफ्लेवोन्स जो होते हैं बेसिकली प्लांट एस्ट्रोजन है, फाइटो एस्ट्रोजन है। तो बढ़े हुए डोज में 50 ग्राम्स मिनिमम पर डे देना चाहिए। दूसरा हमने बात की विटामिन डी, है ना। इसके अलावा जिंक, कोएंजाइम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हमने ये सब भी बात की। तो और डेली ये सब का रोल है, ये सब ऐड करेंगे। लेकिन अगर कहीं मिनिमम क्या दें, तो विटामिन डी, न्यूट्रालाइट डेली, कैलमैग और प्रोटीन पाउडर, ये मिनिमम। बाकी चीजें भी ऐड कर लें, जैसे बताया कोएंजाइम क्यूटेन का भी रोल है। लेकिन कोएंजाइम क्यूटेन केवल 1 कैप्सूल काफी नहीं है, मिनिमम 5 कैप्सूल, मिनिमम 5 कैप्सूल चाहिए, तो उनको डेफिनेटली फायदा हो। नेक्स्ट गुड़िया जी ने हैंड रेज किया है, आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को। गुड इवनिंग सर। नमस्ते, गुड इवनिंग। सर हम खुद पीसीओडी की पेशेंट है। तो जैसे मेरा दो साल पहले से पता चला, जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया कि मुझे पीसीओडी है। बट अभी मैंने 2 मंथ पहले अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें शो किया कि नहीं है पीसीओडी। और जब मेरा पीसीओडी हुआ उसके बाद पीरियड मेरा रेगुलर नहीं होता है। 1 मंथ कभी 10 दिन एक्स्ट्रा चल जाता है, कभी 20 दिन चला जाता है। और अभी मुझे पता चलने के बाद भी कि मेरा पीसीओडी अब नहीं है, उसके बाद भी मेरा पीरियड का वही प्रॉब्लम है। और एक्चुअली मेरी शादी की मतलब 6 साल हो भी गए, हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जो अल्ट्रासाउंड है, जो व्यक्ति करने वाला है, मशीन नहीं बताती है, जी। मैन बिहाइंड मशीन बताता है। जो मैन है, जो बैठा हुआ व्यक्ति है, तो नॉर्मली लोग 1.5-2 मिनट में हो गया, तो ठीक से ध्यान नहीं दे पाते करने में। तो एक तो ये जी, रीजन हो सकता है। दूसरा, अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं, जी, तो इट जी। मींस समस्या बनी हुई है। तो जो बातें अभी हमने की, अपना लाइफस्टाइल, अपनी डाइट, अपना न्यूट्रिशन, अपना सोच विचार, सबको बैलेंस करें और आपको रिजल्ट मिलेगा। पक्का है कि रिजल्ट मिलेंगे। केवल डॉक्टर पर निर्भर ना रहें। ये बातें जो मैंने अभी इतनी की, ये सब आपका ख्याल रखें। केवल न्यूट्रिशन भी नहीं, न्यूट्रिशन, डाइट, लाइफस्टाइल। आपका वेट कैसा है? जी सर, मेरा वेट अभी गेन हो गया। मेरा वेट 65, 64 मतलब आपकी हाइट आएगा। के हिसाब से ओवरवेट हो गया हाइट। ना? जी, जी सर। तो और ये कुछ, पीसीओडी का प्रॉब्लम मेरा वो पहले से नहीं था सर, ये मेरे मैरिड होने के बाद मतलब ये 4-5 साल। मैडम, सारी समस्याएं तो मैरिज के बाद ही होती है ना, तो इसका जी, जी। दोष सर को जाता है। तो इसको इसको मतलब टेक इट इजी। टेक इट इजी का मतलब है परेशान ना हो। जितना ही स्ट्रेस में आएंगी और समस्या बढ़ेगी। क्या करना है? जो हमने बताया, जी अपनी सर। लाइफस्टाइल को रेगुलर करना है, खान पान सही करना है, न्यूट्रिशन लेना है। वैसे सर डाइट भी प्रॉपर मतलब बहुत कम होता है, जो जंक फूड हो या फिर आप आपने जैसे डाइट का बताया, वो चीज़ ज़्यादातर कोशिश यही होता है कि हम ना लें और उस तरह का ना लेते हैं। और ऐसा नहीं है सर, शादी के बाद मैंने 6 मंथ के बाद ही ये मतलब अपना वो कंसीव नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से मैंने इलाज स्टार्ट कर दिया था। उसके बावजूद भी इसके लिए तो पता है मैंने लैप्रोस्कोप वगैरह भी करा रखा है। वो डॉक्टर वो पटने में जब दिखाए तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि लैप्रोस्कोप कराइए, उससे आपका क्लियर होगा। मतलब जितने अपने हिसाब से मैंने जितना आपने लास्ट अपने हिसाब से सब कर लिया।
बहुत अच्छा है, लेकिन ये जान लें कि फिर भी पीरियड अगर रेगुलर नहीं है, इट मीन्स अभी हार्मोनल बैलेंस नहीं हुआ है। दूसरा, अभी जिस हिसाब से मैंने न्यूट्रिशन बताया, क्या उस हिसाब से न्यूट्रिशन आप लेती हैं? जी सर। जिस हिसाब से मैंने न्यूट्रिशन बताया, उस हिसाब से न्यूट्रिशन लेती हैं? लगभग। लगभग। अच्छा ठीक है, प्रोटीन पाउडर कितना लेती हैं? आपका आंसर मुझे मिला नहीं। जी कोई बात, हेलो। प्रोटीन पाउडर कितना लेती हैं? अभी फिलहाल तो हम इस चीज के लिए ले नहीं रहे हैं सर, अभी जो जैसे नहीं, मैंने बताया कोई ना बात नहीं। तो हमारे जो संजीव सर हैं, इनकी मदद से, जो उनको पता है सब जो बातें मैंने बताई, संजीव सर को पता है, उनसे भी ज्यादा रिंदिकी मैडम को पता है। तो उनकी मदद लें, जो डाइट चार्ट वो बना के दें, उसको आप फॉलो करें, उन्हें सब पता है। इनफैक्ट उन्होंने बहुत सारे लोगों को बेनिफिट दिया है, बस उनको आप ट्रस्ट करें, रिंदिकी मैम को, और आपका काम हो जाएगा। तो मेन बात ये है कि आपने सब कुछ किया, लेकिन न्यूट्रिशन भी लेके देखिए, डॉक्टर साहब ने बताया तो आपको जरूर हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट कमल शर्मा जी ने हैंड रेज किया है। कमल जी आवाज नहीं आ रही आपकी। तो चलिए वापस हम अभी आते हैं। नेक्स्ट विश्वजीत कुमार जी ने हैंड रेज किया है। गुड इवनिंग सर जी। नमस्कार सर, एक महीने में कितने बार जंक फूड ले सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, साइनाइड एक महीने में कितनी बार लेना चाहिए? पोटेशियम साइनाइड? कभी नहीं। तो कभी नहीं लेना चाहिए। मेरे ख्याल से आंसर मिल गया। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निर्मला जी ने हैंड रेज किया। निर्मला जी आप अनम्यूट कर सकते मानिए, मैं इस विषय को बहुत अच्छे से जानता हूं। जैसे आजकल हर जगह केक कटता है, कुछ भी होता है तो केक कटता है। मैं या तो वहां जाता नहीं हूँ या केक खाता नहीं। मैं जानता हूँ कि मुझे नुकसान करेगा, तो मैं, कोई हमें प्रेम से जहर भी दे रहा हो तो मैं क्यों खाऊंगा? मुझे पता है मेरे लिए ठीक नहीं है। कोई प्रेम से दे रहा है, कोई बहुत प्रिय है, उसे नहीं पता है ना, लेकिन मुझे पता है कि ये खाने के लिए नहीं है मेरे लिए, तो मैं नहीं खाता हूँ। तो लोग नहीं, बुरा नहीं मानते, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ। आपको भी हेल्थ कॉन्शियस होना है और ये अवेयरनेस फैलाना है। लोग फटी जीन्स का फैशन चला सकते हैं, तो हम आप हेल्थ का नहीं चला सकते। बिल्कुल। नेक्स्ट निर्मला जी ने हैंड रेज किया। निर्मला जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो सर, नमस्ते। मैं जो है ये पूछ रही हूँ कि एक जानने वाले हैं, उनको है पीसीओडी की समस्या, बचपन से ही है, जब से उनका पीरियड शुरू हुआ तब से है। जी जी। तो क्या उनको जो है ये जितने सप्लीमेंट आप बताए हैं सब लेना चाहिए कि इसमें से कुछ ले सकते हैं? जितना फायदा चाहते हैं उसी हिसाब से लेना चाहिए। अगर 100% फायदा लेना चाहते हैं तो 100% न केवल सप्लीमेंट बल्कि बाकी चीजें भी फॉलो करनी चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। विमल जी ने हैंड रेज किया। विमल जी। सर नमस्कार। जी। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया था कि जैसे 4 से 5 स्कूप पर डे आप ले सकते हैं ऑल प्लांट प्रोटीन के। हम्म, तो उसके अलावा जैसे खाना भी खाता है व्यक्ति तो, और उसका वेट लगभग 50 प्लस है, हम्म। तो उसको क्या खाने के साथ में 4-5 स्कूप जो लेगा प्रोटीन, वो पॉसिबल है क्या? ठीक रहेगा? बहुत अच्छा सवाल है। शादी में अगर मौका मिले तो वही लोग मिठाइयाँ कितनी खा जाते हैं। जी। नहीं नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। जी, बिल्कुल, जो भी मिलती है वो सब खा लेते हैं, लेकिन अगले एक दिन फिर प्लेट पेट खराब हो जाता है। एक प्लेट में 5-6 मिठाई मिली, सब पीस खा लेते हैं, फिर आइसक्रीम भी खा लेते हैं, फिर कोल्ड ड्रिंक भी खा लेते हैं। वहां सवाल नहीं पूछते। अरे भैया, मैंने कहा 5 स्कूप से ज्यादा लेना है। कब लेना है वो मैंने बताया, कि जब ये मिठाई खाने का मन करे उसी समय घोल के प्रोटीन पी लेना है। राइट? ओके, ओके, ओके सर। गॉट इट? ओके सर, थैंक और इसका एक और फायदा है। जो ओवा होता है बेसिकली वो प्रोटीन ही तो होता है। जैसे अंडा, मुर्गी का अंडा, वैसे इंसान का अंडा। तो जब हम प्रोटीन लेते हैं तो एग भी ठीक से बनता है, एग का फॉर्मेशन भी अच्छा होता है। यानी जिसको बच्चे चाहिए, जिस फर्टिलिटी की जिसको समस्या है, वो भी सॉल्व होती है उस तरह से। दूसरा, हमने जो बताया बढ़ा हुआ डोज, वो आइसोफ्लेवोन्स के लिए बताया, ताकि हार्मोनल बैलेंस हो सके। तो वजन जो बढ़ाने वाली चीज है, 5 स्कूप में 50 ग्राम ही तो गया,
चावल हम इतना खा लेते हैं, रोटी इतनी खा लेते हैं, ब्रेड इतना खा लेते हैं, वही नुकसान कर रहा है, उसकी जगह पर ये रिप्लेस करना है। ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट उज्जवल अग्रवाल जी ने हैंड रेस किया है। हेलो सर। जी सर गुड इवनिंग सर। सर मुझे हार्निया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। लाइक हार्निया? यस सर। तो जी जी मेल मतलब वो 70 इयर्स अप्रॉक्स होंगे, तो उन्होंने उनके साथ ये समस्या हो गई है सर। सर ये क्या होता है और ये इसका सर इलाज क्या है सर? ये थोड़ा जानना चाहती हूँ। जो हमने सर्जरी में डेफिनेशन रटी वो आपको बता दे रहा हूँ। एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ विसरा थ्रू नॉर्मल ओपनिंग, ये हर्निया की परिभाषा है। लेकिन आपकी भाषा में हम बताएं, बॉडी में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां से हमारी आंत का कुछ हिस्सा चला जाता है, तो वहां फूल नहीं लगता है। जब प्रेशर बनाया, टॉयलेट गए, खांसी ज्यादा आई, तो उसी को हम हर्निया बोलते हैं। नॉर्मली पुरुषों में दोनों तरफ इंग्वाइनल हर्निया कॉमन है, और नीचे गए तो फीमोरल हर्निया कॉमन है। पुरुषों में भी होता है, महिलाओं में भी होता है। इसके अलावा ढूंढी पे, नाभि पे, नेवल पे भी फूल आता है, उसको अम्बलाइकल हर्निया बोलते हैं। हर्निया मतलब कुछ ओपनिंग होती है नेचुरली, और कभी कभी आर्टिफिशियली भी होती है, तो वहां से कुछ हिस्सा जिसको वहां नहीं जाना चाहिए वो प्रवेश कर जाता है और फूल जाता है। तो उसका जो मतलब मुझे करना हो तो मैं बिना ऑपरेशन के भी उसको अगर कोऑपरेट कर रहा है तो चीजें ठीक हो सकती हैं। वहां की मसल कोई एक्सरसाइज के जरिए टाइट कर दिया जाए, अगर कॉन्स्टिपेशन है उसको ठीक किया जाए, अगर खांसी है तो उसको ठीक किया जाए, तो ठीक हो सकता है। लेकिन नॉर्मली ये सब लोग कर नहीं पाते, तो बेस्ट है ऑपरेशन। एक जाली लगा दी जाती है, मेस लगा दिया जाता है, ताकि वो जो आंत उतर रही है ना उतरे, बस इतना ही। तो हर्नियोरेफी बोलते हैं सर्जरी से। कमल जी को वापस हम चाहेंगे अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। और हम हेलो, अभी आ रही सर आवाज? हाँ आ रही। हाँ, गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। जैसे आपने बताया कि मूड स्विंग है, तो मूड स्विंग का कारण केवल पीसीओडी है, और अगर जैसे किसी को कोई ओवरवेट नहीं है, अंडरवेट या एवरेज वेट है, तो भी क्या उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है पीसीओडी की? और जो मूड स्विंग है, मतलब उसकी डेफिनेशन हम क्या कैसे ये जाने कि मूड स्विंग है? हमने बताया कि किसी के बाल गीले हैं, तो इसका मतलब थोड़ी कि वो बाहर बरसात में भीगा है। हो सकता है उसने बाल गीले किए हों या अंदर बाथरूम से स्नान करके आया। तो जिनको पीसीडी होता है, एक लक्षण है मूड स्विंग भी। वैसे कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, घर में माहौल अनुकूल ना हो रहा तो उससे भी मूड स्विंग, वो भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन अगर पीसीओडी से रिलेटेड मूड स्विंग नहीं है, तो जो न्यूट्रिशन काम करता है ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 मूड को एलिवेट करने में सहयोगी पाया गया है। इसके अलावा ब्राह्मी है, कैलमैन। और जिसका मूड स्विंग होता है उसको इमोशनल इंटेलिजेंस पर कुछ किताबें पढ़नी चाहिए। इससे वो व्यक्ति अवेयर होगा कि ये मूड स्विंग हमारे कंट्रोल में आ सकता है। अवेयर हो जाएगा वो व्यक्ति अगर इस विषय पे कुछ किताबें पढ़ेंगे। दूसरा, जो उनके सहयोगी हैं, साथ में लोग हैं, जब भी ऐसा हो उनको पानी ऑफर करें ताकि अवेयर हो जाए। पानी पीते ही मूड स्विंग में कमी आती है। तो इसका रिलेशन केवल पीसीओडी से नहीं है, और भी चीजों से। जैसे कोई डायरिया है तो बहुत सारी चीजों से हो सकता है, ऐसे ही मूड स्विंग भी बहुत सारी चीजों से हो सकता है। कभी कभी हो सकता है हस्बैंड कोऑपरेटिव ना हो। योगेंद्र रोजी जी ने हैंड रेज किया था, आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं। एक्चुअली ऐसे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट थोड़ा सा एक मुझे अपने लिए पर्सनली क्वेश्चन पूछना था कि जैसे मेरी यूट्रस जो है, मैं जब 31 एज की थी तभी मतलब लगभग 8-10 साल पहले रिमूव हो गई थी। अभी मैं 41 की हूँ, और जो जैसे मैं ये कह सकते हैं मेनोपॉजल टाइम होता है, या जब भी मुझे ऐसे हीट फ्लैशेस टाइप के, मुझे स्वेटिंग होने लगती है कभी भी अचानक से। जैसे अभी इतनी विंटर है तो कभी भी मुझे एकदम से स्वेटिंग होने लगती है, और कभी फिर 1-2 मिनट बाद मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। और ये चीज मुझे गर्मियों में भी होती है, और ये अभी भी विंटर में भी हो रही है। ये कुछ मुझे 1 साल से ऐसा प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या ये हार्मोनल चेंजेस हैं, और अगर कोई मैं सप्लीमेंट बढ़ा लूं तो क्या ये ठीक हो जाएगा मुझे? देखिए, आपका यूट्रस निकाला गया होगा, ओवरीज शायद नहीं निकाली गई होंगी। ओवरी भी निकाल दी गई थी। क्या 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 दिक्कत थी? ये एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम थी मुझे। ओवरी तो पहले ही निकाली गई थी। नहीं, दोनों एक साथ ही थे। तो इन जनरल अगर ओवरीज भी निकाल दी गई तो आपके अंदर तो फीमेल हार्मोन्स और
डेफिनेटली उनका जहाँ बनते हैं वो तो अंग ही नहीं है। हम्म तो अगर आप कंफर्म है, नॉर्मली अगर कोई पैथोलॉजी नहीं है ओवरी में तो ओवरीज को छोड़ दिया जाता है, और यूटेरस को अगर प्रॉब्लम है तो यूटेरस को केवल ही निकाला जाता है, प्रायोरिटी ऐसी रखी जाती है। तो हाँ, ये सिम्टम्स आते हैं जिनके ओवरीज नहीं होती। तो नो डाउट अगर आप प्रोटीन थोड़ा बढ़ा लेंगे तो उससे फायदा हो। अच्छा, ओके। ये खासकर सोया प्रोटीन, ठीक है, जो हमारा ऑल प्लांट है वही सोया प्रोटीन है। हाँ, ओके, थैंक यू। पूनम सरोज जी ने बस हम लोग दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। पूनम सरोज जी ने हैंड रेज किया। सर सॉरी, एक बार हम फिर से आपका टाइम ले रहे हैं। ये जो क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं ये जेंट लोगों से रिलेटेड है। तो इसमें जैसे हम एक लोगों के लिए पूछना चाहते हैं कि जैसे कोई पुरुष है और उनकी स्पर्म नहीं बन रहा है, तो उनके लिए क्या सप्लीमेंट इसमें से ले सकते हैं, और अगर बन रहा है क्वालिटी अच्छी नहीं है और क्वालिटी सुधारना हो तो क्या क्या ले सकते हैं? सर इसको थोड़ा सा बताने का आप कष्ट करें प्लीज सर। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। तो फर्टिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, मैं एक आपको स्टोरी सुनाऊंगा, फिर उसके बाद आप क्लियर हो जाएंगे। कुछ लोग जानते भी होंगे। एक आदमी को भयंकर सर दर्द होता था। 8-10 सालों से इलाज कराने के बाद वो एक बहुत बड़े सर्जन के पास गया। तो सर्जन ने कहा कि भाई देखिए, आपका टेस्टिस यानी स्क्रोटम जो बॉल्स होते हैं वो दब रहे हैं और इस वजह से आपको सर दर्द हो रहा है, तो ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं त्रस्त हूं और आज ही। तो ऑपरेट हो गया, 2-3 दिन बाद डिस्चार्ज भी हो गया और बहुत खुश हुआ क्योंकि उसका सर दर्द ठीक। वो एक होजरी की दुकान पे गया। एक मौलाना टाइप के आदमी बैठे हुए थे। बोले, मियाँ जी हमें इस नाप की 34 नाप की चड्डी दे दीजिए। तो मियाँ जी बोले, नहीं, आपको 36 या 38 पहनना चाहिए। 34 पहनेंगे तो टाइट होगी, आपके बॉल्स दबेंगे और आपको सर दर्द हो जाएगा। मतलब मियाँ जी को ज्यादा पता था कि चड्डी टाइट पहन रहा है बंदा 34, चड्डी ढीली पहनते और काम हो जाता। चड्डी ढीली पहनते तो उनका सर दर्द नहीं होता, उनको अपने बॉल्स का ऑपरेशन करा के निकालना नहीं पड़ता। तो ये आपको याद रहेगा। तो जो लोग चड्डी टाइट पहनते हैं, हमारा जो बॉल है, स्क्रोटम है या टेस्टिस है, वो बॉडी टेम्परेचर से कम रहना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर जितना होता है उससे 1-1.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। इसलिए बाहर नेचर ने बनाया है, वो इस तरह से बनाया गया है लगभग सभी मैमल्स का बॉल कि गर्मी में देखिए लटक जाएगा, जाड़े में श्रिंक कर जाएगा, ताकि टेम्परेचर उसका जरूरत के हिसाब से रहे। तो ज्यादातर लोग आज की डेट में जीन्स पैंट पहन रहे हैं, टाइट चड्डियां पहन रहे हैं, तो इस वजह से टेम्परेचर जो है बॉल्स का बढ़ जाता है। इस वजह से भी प्रॉब्लम होती है, नंबर 1। नंबर 2, ओमेगा-3 जो जर्मिनल एपिथेलियम है, जहां स्पर्म बनते हैं, उसको सपोर्ट करता है, स्पर्म फॉर्मेशन में मदद करता है। तो मिनिमम 3 से 4 ओमेगा-3 लेना चाहिए। कोएंजाइम Q10, कोएंजाइम Q10 किस लिए? सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें एनर्जी प्रोडक्शन बढ़े, तो जो स्पर्म बने वो ताकतवर बने, एग तक पहुंच सकें, क्योंकि उनके लिए बहुत लंबी यात्रा है। मेल से फीमेल के एग तक पहुंचना एक बहुत बड़ी जर्नी है। तो दम ही नहीं रहेगा तो रास्ते में मर जाएंगे। तो विटामिन सी स्पर्म में जिनके कम होता है उनमें भी बेदम रहते हैं। तो पुरुष को विटामिन सी, कोएंजाइम Q10, नेचुरल बी, नोट कर लीजिए, अश्वगंधा, साइबेरियन जिनसेंग, न्यूट्राइड डेली और विटामिन डी का सेवन करना चाहिए, फायदा होगा पक्का। तो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सोनाली सरोज जी ने हैंड रेज किया है। सोनाली जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्ते। सर मेरा यही पीसीओडी का प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड है। मैं डॉक्टर को दिखाई थी तो उसमें मेरा एक एचएसवी जांच हुआ था। उसमें पता चला कि फिलोपियन ट्यूब जो होते हैं वो दोनों साइड के बंद हैं। ब्लॉकेज था, तो वो सजेस्ट की कि इसका हिस्टोस्कोपी की, तो एक साइड का ट्यूब ओपन हो गया। दवा दी तो सही था, लेकिन अभी भी सर वही प्रॉब्लम है कि
ट्यूब ओपन होने के बाद भी वही इरेगुलर पीरियड हो रहे हैं और शादी को 3 साल हुआ है, शादी कंसीव नहीं हुआ है। कंसीव होने में क्या भी प्रॉब्लम है टीबी की और इरेगुलर पीरियड भी है। क्या टीबी की भी दवा चली? नहीं सर, टीबी की दवा नहीं चली थी। डॉक्टर बोले थे ऐसा सिम्टम होने पे ही ये ट्यूब जो होता है ब्लॉकेज होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, तो ठीक है दवा तो चल आपका, रही थी सर। ठीक है। तो देखिए ट्यूब ब्लॉक है तो ठीक है, उन्होंने स्टेरोस्कोपी किया, उससे एक ओपन हुआ, दोनों ओपन हो सकता है। थोड़ा अपने ये जो हमने बात की इसको इम्प्रूव करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें। ये केवल ट्यूब या ओवरी या यूटेरस केवल एक ऑर्गन की समस्या नहीं है, पूरी बॉडी की समस्या होती है, वहां प्रकट होती है। तो लोकल भी और पूरा सिस्टमिक भी, यानी पूरी बॉडी का हेल्थ इंप्रूव करेंगे तो फायदा होगा। याद रखें कि आपको व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या तो नहीं थी? जी नहीं सर, कभी-कभी होती थी। हाँ, तो कभी-कभी अगर किसी को व्हाइट डिस्चार्ज है तो इट मींस इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन जहां होता है वहां पर ट्यूब का ब्लॉकेज की संभावना ज्यादा होती है। तो इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर ने एंटीबायोटिक चलाया होगा। दूसरा, एंटीबायोटिक के साथ साथ इम्यूनिटी भी अच्छी करने की जरूरत है। और आपको पता है, अगर आप रिंदिकी मैडम के टच में हैं तो वो बताएंगे कि इम्यूनिटी कैसे इंप्रूव करें। खान पान से सही करें, प्लस हमारे पास जो न्यूट्रिशन है इससे भी इम्यूनिटी अच्छी होती है। सभी लेडीज पानी कम पीती हैं, वो जानकार हैं, वो पी लेती हैं, ज्यादातर लोग चाय के भी नहीं पी पाती। तो पानी की मात्रा बढ़ाएं, पानी की कमी से भी फर्क पड़ता है। तो व्हाइट डिस्चार्ज ठीक करने के लिए डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दिया होगा, आप न्यूट्रिशन लें। इसके अलावा चावल कम कर दें, चीनी कम कर दें, ये भी व्हाइट डिस्चार्ज को बढ़ाता है। तो PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज जिन लेडीज को होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, तो वो भी एक कारण होता है ट्यूब के ब्लॉकेज का और इनफर्टिलिटी का। तो जिस भी डॉक्टर के आप संपर्क में हैं उन पर भरोसा करें और साथ में ये न्यूट्रिशन लें, रिंदिकी मैडम के टच में रहें, आप रिकवर होंगे। सर कौन सा न्यूट्रिशन लें? आपके केस में नोट कर लें। जी सर। हाँ, थोड़ा सा मैं बता दूं, और जिनको भी बच्चे चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, उनको चाय से, तुलसी से परहेज करना चाहिए। चाय और तुलसी आपके फर्टिलिटी पर अपोजिट इफेक्ट डालते हैं। आपको जो सप्लीमेंट मैडम लेना चाहिए, ओमेगा 3 कम से कम 3, जी सर। चेरी आयरन 2 टैबलेट सुबह, कैलमैग 2 रात में, नेचुरल भी 3 बार, प्रोटीन 2 स्कूप मिनिमम डेली 1, ये लीजिए, आपको फायदा। तो चलिए, बहुत बढ़िया, क्या जबरदस्त सेशन रहा और हम लोगों ने कितना कुछ सीखा। मतलब इससे बढ़िया जानकारी हम लोगों को इस टॉपिक पे हमसे पहले कभी नहीं मिली थी। मेरे ख्याल से सभी लोग एग्री होंगे, जितने लोग कनेक्ट हैं, तो सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं डॉक्टर साहब के लिए। और ये देखिए, इस बिजनेस का एक और फायदा है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी सारी जानकारी मिल रही है। और नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से यहाँ पे कनेक्ट होंगे एक सब्जेक्ट के साथ में। अगले मंगलवार को फिर हम लोग कनेक्ट होंगे। आप लोग जरूर कनेक्ट होइए और अपने कस्टमर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी टीम को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन एंड करते हैं। और हम सभी लोगों की तरफ से डॉक्टर साहब को बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने टाइम निकाला और इतना बढ़िया सेशन किया। तो अगले हफ्ते फिर हम लोग मिलते हैं। नमस्ते।